आज बजट सत्र का चौथा दिन है। शुक्रवार को यानी कि आज बुधवार और गुरुवार को टेबल किए गए भू कानून संशोधन विधेयक और पूर्व विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी संबंधी विधेयक पास कराए जाएंगे। साथ ही खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण विधेयक, दिव्यांग फ्रीडम फाइटर आश्रितों, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण विधेयक भी पास कराने की आज कोशिश सरकार करेगी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई विधेयक हैं जिसे पास कराने की जद्दोजहद सरकार विधानसभा में करती नजर आ रही है। एक तरफ बजट पर चर्चा तो दूसरी तरफ वो तमाम विधेयक जो कि सदन के पटल पर रखे गए हैं उन्हें पास कराने की चुनौती सरकार के सामने है। जो प्रमुख विधेयक हैं उनमें सबसे ऊपर है भू कानून संशोधन विधेयक, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से अभी भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि इसके प्रावधान उतने मजबूत नहीं है जितनी की जरूरत है। पूर्व विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी संबंधी भी विधेयक पास कराए जाएंगे। वहीं खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण विधेयक पर भी मंथन। उधर विधानसभा में आज उस वक्त अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब प्राकृतिक खेती और परंपरागत खेती के सवाल पर कृषि मंत्री गणेश जोशी फंस गए और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाए। मंत्री ने प्रदेश में 1950 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती किए जाने की पहले बात कही थी, लेकिन जब खेती के उत्पादन पर सवाल पूछा गया तो मंत्री असहज हो गए और कहा कि अभी जमीन का चयन किया गया है। तो वहीं 10 मिनट तक चले गतिरोध के बाद स्पीकर ने सवाल स्थगित कर दिया। ये पहली बार सदन में ऐसा हुआ है कि कोई सवाल स्थगित करना पड़ा। योजना अभी शुरू हुई है और जब योजना धरातल पर आएगी तब उसका उत्पाद होगा, क्योंकि योजना सर्वे के कारण इस योजना में समय लग गया था और जब उत्पाद होगा उसके बाद आपको सही। माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी, उत्पाद अभी हुआ ही नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उत्पाद कब प्रारंभ हुआ या होगा। कोई निकट भविष्य में कोई योजना तो होगी आपकी? अभी हमने इन क्षेत्रों का चयन करके क्लस्टर के माध्यम से, क्योंकि ये योजना अभी मैंने जैसा कि कहा कि 2024-25 में शुरू हुई है और इसके परिणाम उसके बाद में नजर आएंगे। ठीक है। हाँ। इधर कांग्रेस के 4 विधायकों ने शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान एक विरोध प्रदर्शन किया, यानी कि आज अजीबोगरीब अंदाज में। कांग्रेस के ये 4 विधायक कंबल लपेटकर विधानसभा पहुंच गए। गैरसैंण में ठंड की वजह से सत्र न कराने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। भुवन कापड़ी, अनुपमा रावत, आदेश चौहान और फुरकान अहमद हैं जो कि कंबल लपेटकर पहुंचे थे और एक तरह से कमेंट कर रहे थे कि शायद ज्यादा ठंड होने की वजह से गैरसैंण में सत्र नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस प्रदर्शन को ढोंग बता रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में चलाने को तैयार नहीं है। हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार ठंड में अकड़ गई है, ठंड के मारे गैरसैंण नहीं जा रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई और ग्रीष्म जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो ही वहां नहीं हो रहा, बजट सत्र नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार कर रही है। तो सरकार को ये चेताने के लिए कि उत्तराखंड में आखिरी छोर तक व्यक्ति रहता है, उन पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नीति है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर गैरसैंण से बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि कांग्रेस विधायक केवल दिखावा कर रहे हैं। गैरसैंण में जब सत्र हुआ था तब कांग्रेस विधायक सत्र खत्म होते ही गायब हो गए थे और अब केवल ड्रामा हो रहा है। संदेश देना ठीक नहीं है। गैरसैंण में कोई ठंड नहीं है और पिछली बार हमने वहां सत्र किया था और मैं तो 25 और 26 जनवरी को गैरसैंण में ही था। कोई ठंड नहीं है, केवल ड्रामेबाजी है। और पिछली बार सत्र के दौरान जब इन लोगों ने कहा था कि हम लोग यहाँ सत्र कराना चाहते हैं, सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद ही ये सब लोग गैरसैंण भैरालीसैंण से गायब हो गए थे।
इधर बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संभावना जताई है कि सत्र शनिवार को ही खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा सत्र को ज्यादा चलाने की नहीं है। यशपाल ने कहा कि मैंने गुरुवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि सत्र आगे बढ़ाया जाएगा। कल भी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हमने मैं संघ और माननीय प्रीतम सिंह जी ने पुरजोर तरीके से कहा कि सदन की सत्रावधि बढ़नी चाहिए और आज कल शनिवार है और शनिवार के दिन सत्र चलेगा, लेकिन संभावनाएं आगे नगण्य दिखाई दे रही हैं। तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र को और बढ़ाए जाने की मांग विपक्ष की ओर से की गई है, लेकिन नाउम्मीद अभी से ही दिख रहे हैं यशपाल आर्य। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज की अब तक की कार्यवाही के बारे में पूरी जानकारी सुनील से ले लेते हैं। सुनील, आज एक बहुत अजीब सी स्थिति बन गई जब कृषि मंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक आज फिर एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कल बेड़ियों में दिखे थे और आज चादर लेकर पहुंचे हैं। इसे लेकर आज की पूरी कार्यवाही पर हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या घटनाक्रम आज रहा। देखिए, मैंने कहा सुबह जब सेशन की कार्यवाही शुरू हुई तो सेशन की कार्यवाही से पहले ही विधानसभा के कैंपस में कांग्रेस के 4 विधायक कंबल ओढ़ के आए। उनका एक सांकेतिक प्रदर्शन था कि सत्ता पक्ष गैरसैंण नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात से भी कोई मतलब ये भी एक हकीकत है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमने देखा कि बीते सालों में दोनों ही दलों के नेता गैरसैंण नहीं जाना चाहते। पिछले साल जब गैरसैंण में सेशन होना था तो बाकायदा कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने लिखित में स्पीकर को ये लेटर दिया था कि गैरसैंण जो सत्र गैरसैंण में होना है उसको देहरादून में किया जाए, और वो सेशन देहरादून में हुआ था। तो हकीकत में दोनों ही दल गैरसैंण से दूरी बनाए हुए हैं। रही आज विधानसभा में क्वेश्चन आवर की बात, तो हमेशा सत्ता पक्ष पर एक आरोप लगते रहते हैं कि उनके मंत्री पूरी तैयारियों के साथ सदन में नहीं आते। आज ठीक कृषि मंत्री गणेश जोशी और कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के विभागों से जुड़े हुए सवाल आज सदन में थे, क्वेश्चन आवर में थे। उत्तराखंड में नमामि गंगे कॉरिडोर प्राकृतिक कृषि योजना के तहत सुनील, लेकिन 4 जिलों में पौड़ी, टिहरी, ऐसा क्या सवाल था कि कृषि मंत्री गणेश जोशी जवाब नहीं दे पाए? फंस क्यों गए वो? बिल्कुल, मैंने कहा जिस तरह से मैंने बताया कि नमामि गंगा कॉरिडोर प्राकृतिक कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के 4 जिलों में पौड़ी, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में 1950 हेक्टेयर चिन्हित किया गया है जहां पर प्राकृतिक खेती होनी है। जब कृषि मंत्री इस बात को डिफाइन कर रहे थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर प्राकृतिक खेती हम कर रहे हैं, तो विपक्ष ने एक सवाल किया कि प्राकृतिक खेती में आप कौन सा अनाज, कौन सा जो फसल है उसको वहां पर लगा रहे हैं। तो कृषि मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि प्राकृतिक खेती और परंपरागत खेती के तहत कौन सी फसलें आती हैं, यानी कि उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ताज्जुब की बात ये रही कि कृषि मंत्री के जो विभागीय ऑफिसर, जो कृषि विभाग के जो ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे, वो भी इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर पाए। अदरवाइज होता है नॉर्मल टाइम पे कि जब टेक्निकल हर जो मिनिस्टर है वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होता, कई चीजों की जानकारी नहीं होती, तो साइड से ऑफिसर्स पर्ची देते हैं कि सवाल का ये जवाब है। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो पर्चियां दी वो भी उस सवाल का सटीक से जवाब नहीं थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा सुनील कि पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंचे थे, ना ही कृषि मंत्री और ना ही उनके विभाग के अधिकारी ही तैयारी के साथ पहुंचे थे सदन के अंदर। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ नैनीताल में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान वकीलों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया है। वकीलों का कहना है कि उनके जो विरोध करने का अधिकार है उसे खत्म किया जा रहा है और यही वजह है कि वकील इस बिल के विरोध में है। जो हमारे विरोध करने के अधिकार हैं, हमारा कोई अदालतों का बॉयकॉट करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, उसमें भी उन्होंने बड़ी सख्ती व्यवस्था करी हुई है कि हमारा लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह के जो संशोधित प्रस्ताव उसमें है उनका हम विरोध कर रहे हैं।
इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित कृषि विज्ञान सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता है और बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भी इस बार के बजट में उसी थीम को, ज्ञान की जो थीम है भारत सरकार की, गरीब, युवा, अन्नदाता और हमारे नौजवान, उसी थीम को आत्मसात करते हुए हमने अपने बजट में भी प्रावधान किया है। किसान हमारी प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक और विभिन्न योजनाओं, अभियानों एवं नवाचारों के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है, वहीं सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। आज से उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम्स की शुरुआत हो चुकी है। 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई। इस बार उत्तराखंड बोर्ड की बात की जाए तो 1245 सेंटर्स बनाए गए हैं। हाई स्कूल में 1,13,688 स्टूडेंट्स और इंटर में 1,09,699 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नकल विहीन एग्जाम सबसे बड़ी चुनौती है। अधिकारी, टीचर्स सभी अलर्ट पर हैं। बोर्ड एग्जाम को लेकर सीएम धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन 12वीं का हिंदी का एग्जाम है। इन परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में भी गजब का उत्साह दिख रहा है। यहां बच्चों को पहले पेपर को लेकर उत्साह है, वहीं पहला पेपर होने के चलते उनके मन में कुछ डर भी है। हालांकि बच्चे आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। उन्होंने परीक्षा की तैयारी की है, जिसके बारे में कई जानकारी भी दी उन्होंने। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी लगातार पहुंच रहे हैं। देर रात राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से सटे हरिपुर कला में एक जंगली हाथी गली में टहलता दिखा। हाथी ने कई वाहनों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की है, हालांकि वाहनों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। रिहायशी कॉलोनी में विशालकाय जंगली हाथी को देखकर लोग दहशत में आ गए। वन विभाग और राजाजी प्रशासन से जंगली हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की व्यवस्था किए जाने की स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने ली है करवट और ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में जमकर स्नोफॉल हुआ। पूरी केदार घाटी इस वक्त बर्फ से ढकी हुई है। बर्फबारी के बाद देखिए ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की भी आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। मुखबा में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद यहां गंगा मंदिर समेत पूरा गांव ही बर्फ की आगोश में है। रास्ते भी बर्फ से ढके हुए हैं। और दाएं बाएं का भी ले लेना। चमोली में गुरुवार को हुई बारिश और बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि नज़ारे काफी खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन सुबह शाम तापमान में बहुत गिरावट होने की वजह से दिक्कत भी हो रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत सभी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।
उत्तराखंड में गुरुवार को हुई बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड लौट आई है। गुरुवार को हुई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आप पहाड़ों में देखिए किस तरीके से बर्फबारी हुई है और उसके बाद एक बार फिर से उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी इलाकों में जो कड़ाके की ठंड है वो बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है और अगले अगर 11 से 12 घंटों की बात करें तो पहाड़ों में इसी तरीके की ठंड बनी रहेगी। नितिन सेगमाल, न्यूज 18, चमोली। इधर उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे सुखी से आगे बंद है और सुबह से बीआरओ की टीम मशीनों की मदद से सड़क खोलने में जुटी है। बर्फबारी होने से पूरे इलाके में ही ठंड भी बढ़ गई है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मां गंगे के शीतकालीन प्रवास गांव मुखबा और हर्षिल भगोरी में आ रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और उनके आने से हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा और रोजगार बढ़ेगा और पलायन रुकेगा। पर्यटन और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं और चक्राता के त्यूणी, लोखंडी, कनासर, खडम्बा, देवबंद में भारी बर्फबारी के बाद हाईवे जगह जगह बंद हो चुका है। गाड़ियां फंसी हुई हैं। हालांकि मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। चमोली में बर्फबारी से औली जोशीमठ रोड पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक गई है, जिसकी वजह से कई पर्यटकों की गाड़ियां यहां फंस गई। हालांकि बाद में गाड़ियों को किसी तरह निकाला गया। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में हुई भारी बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे सूखी से आगे बंद है। बीआरओ की टीम इस वक्त मार्ग खोलने में जुटी है। अब एक तरफ तो गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुमाऊं के इलाकों में महीनों से बर्फबारी का, बारिश का इंतजार है। यहां सूखा पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि लंबे वक्त से यहां बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से लोग डरे हुए हैं कि गर्मी के दिनों में यहां पर पानी की भी किल्लत हो जाएगी। और मौसम की इसी बेरुखी से अब धार्मिक यात्राओं का वक्त भी बदला जाने लगा है। गढ़वाल में इन दिनों झमाझम बर्फबारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुमाऊं की बात करें तो यहाँ बीते 4 सालों में पहाड़ में लगातार सर्दियाँ सूखी गुजर रही हैं। जिन महीनों में यहाँ बारिश और बर्फबारी से पारा गिरा रहता था, उन्हीं महीनों में अब गर्मी सताने लगी है। हालात ये है कि बीते 3 सालों में जनवरी का महीना लगातार गर्म होता गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद भी पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं के बराबर है। बदलते मौसम का असर कुमाऊं के हिस्सों में ज्यादा नजर आ रहा है। नतीजा ये है कि जो ग्लेशियर बर्फ से लगदग रहते थे, उनमें मात्र नाम की ही सफेदी नजर आ रही है। मौसम की ये बेरुखी पानी के संकट की बड़ी वजह बन रही है। ड्राई विंटर रहेगी, सूखी विंटर, तो इसके बाद हमारे पानी के स्रोत रिचार्ज कब होंगे। दूसरा इसका असर जाके पड़ेगा स्नो और ग्लेशियर्स पे, जो कि इस पीरियड में बर्फबारी से इनको फीड मिलता था, जिसकी वजह से ग्लेशियर की हेल्थ इंप्रूव होती थी। वो तो हो नहीं पा रही है। ग्लेशियरों पर बर्फ कम होने से जहां इनके गलने की रफ्तार तेज हो रही है, वहीं पारा भी साल दर साल चढ़ रहा है। बदलते मौसम का असर खेती और बागवानी पर भी सीधा पड़ रहा है। बदलते मौसम को देखते हुए हिमालय में होने वाली धार्मिक यात्राओं का टाइम टेबल भी बदल रहा है। पिथौरागढ़ में होने वाली आदि कैलाश यात्रा को प्रशासन इस बार मई-जून के बजाय अप्रैल में ही शुरू करने का प्लान बना रहा है। इस बार जो है बर्फबारी कम हुई है, तो ऐसा उम्मीद है कि हमें पिछली बार जैसे मई में हमने स्टार्ट किया था, मई 10 तारीख के आसपास, उससे कुछ समय पहले, लगभग 10-15 दिन पहले, अप्रैल लास्ट तक हम लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मौसम की स्थिति क्या है। मौसम का ये बदला मिजाज पहाड़ के लिए तो कई मुश्किलें खड़ी कर ही रहा है, साथ ही इसका असर पूरे नॉर्थ इंडिया पर भी पड़ना तय है, क्योंकि अब सर्दी के बाद सीधे गर्मियां ही आने लगी हैं और बीच में आने वाला बसंत का मौसम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जो कि बेहद चिंताजनक है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल निपट चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस स्टेडियम को लेकर एक राजनीतिक विवाद में उलझ गए हैं और अब तो उत्तराखंड की विधानसभा में भी ये मुद्दा पहुंच चुका है। आखिर कैसे खड़ा हुआ ये विवाद, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी के इस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों की चकाचौंध थम चुकी है, लेकिन इस सब के बीच स्टेडियम कांग्रेस और बीजेपी का राजनीतिक दंगल बन चुका है। राष्ट्रीय खेल कराने के लिए बीजेपी जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहले इसे खुद का बनाया और फिर एनडी तिवारी का बनाया स्टेडियम बताकर कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। अब तो हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने इस मामले को विधानसभा में भी उठा डाला। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हल्द्वानी में दोनों कांग्रेस की सरकार में जो बने, उनके नामों का उल्लेख उस इनविटेशन में या आपकी पत्रावली में या आपने कहीं उसका क्यों नहीं मेंशन करा नाम? आपने केवल वहां पे लिखा इन IGSC इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि हल्द्वानी में बने इंटरनेशनल स्टेडियम की सोच उनकी सरकार की थी, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने साल 2007 से 2012 तक इस स्टेडियम बनने की राह में कई रोड़े अटकाए और इसके लिए अपनी केंद्र सरकार का भी इस्तेमाल किया। बीजेपी इसे एक कदम आगे निकलकर अटल बिहारी वाजपेयी की देन करार दे रही है। श्री अटल जी द्वारा जो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसमें 90% अनुदान केंद्र सरकार का था। उसके आधार पर यह स्टेडियम का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया गया था, उस आधार पर इस उत्तराखंड में स्टेडियम को बनाया गया था। जाहिर है स्टेडियम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के काम बीजेपी सरकार के समय में शुरू हुआ और स्टेडियम बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, जबकि सीएम धामी ने यहाँ राष्ट्रीय खेल करवाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।